क्या हर बच्चा इमोशनली अलग होता है? यस डेफिनेटली डिफरेंट ही रहेगा। जो बच्चे बहुत ओवरथिंक करते हैं यस तो उनका भी मूड डिस्टर्ब होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा डिस्टर्ब होता है। मून के अगेन हम बात करते हैं, जैसे केतु और मून प्लेस्ड हैं तो वो ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे बहुत ज़्यादा। साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, डॉक्टर्स की हेल्प लेनी चाहिए, तो एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे कितना हेल्प कर सकता है? तो अगर आपने पहले ही चार्ट एनालिसिस करवा ली तो आपको पता लग जाएगा कि क्या कुछ बच्चे कार्मिकली ज़्यादा लोड लेकर आते हैं अपने प्रीवियस जन्मों से, कुछ पास्ट ट्रॉमास भी होते हैं पास्ट लाइफ्स के जो लेकर आते हैं, तो वो पैटर्न्स रिपीट होते हैं फिर उनकी लाइफ में। कैसे पहचाने कि हमारा बच्चा अटेंशन नहीं हेल्प मांग रहा है, वो बात अच्छा, कई बच्चों को हर बात पे गुस्सा आ जाता है, तो कौन सा प्लैनेट जो है उसके इन्फ्लुएंस में ये काम करते हैं? स्क्रीन एडिक्शन की अगर हम बात करें, उसका भी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट डेफिनेटली। नमस्कार मानव जी, कैसे हैं आप? बढ़िया मुग्धा जी, वेलकम टू द स्पॉटलाइट सर। थैंक यू सर, जैसा हमने डिस्कस किया था, आज हम लोग बात करेंगे ना किसी रिलेशनशिप पे या पैसे पे, इन सब पे तो बहुत पॉडकास्ट होती है, बट एक बहुत ही गहरा एंड वेरी डीप टॉपिक है विच इज़ अबाउट आवर किड्स, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, जिस तरह से वो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, एंजाइटी एंड सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे हैं बच्चों में, जिस बारे में हम बात करेंगे। तो उनका इमोशनल बिहेवियर पे आज हम थोड़ा आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि क्या हर बच्चा इमोशनली अलग होता है? या डेफिनेटली इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं। एक तो प्लेसमेंट ऑफ द मून इन द बर्थ चार्ट ऑफ द जो चाइल्ड है, क्योंकि हर एक बच्चे के, अगर हम बोलते हैं कि एक घर में दो बच्चे हैं तो एक बच्चे को डांट मारी तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो अपना खेल रहा है। दूसरे बच्चे को डांट मारी या आपने कुछ उसको इस तरह का बोल दिया तो वो ज़्यादा वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और उसके बाद वो 2 दिन तक किसी से बात ही नहीं करता है। तो उसमें क्या होता है कि मून कहाँ पे प्लेस्ड है आपके चार्ट में, वो एक तो उनके इमोशंस को डिफाइन करता है या वो कैसे रिएक्ट करेंगे, एनर्जी को कैसे ऑब्जॉर्व करेंगे। सेकंड है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है घर का, तो हाउ यू आर नर्चरिंग योर चाइल्ड, कैसे आप उनको डिस्कस करते हैं चीज़ें उनके साथ, कैसे आप बिहेव करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हर एक जो आपने क्वेश्चन पूछा, यस डेफिनेटली कि डिफरेंट ही रहेगा। राइट। तो जैसे आप बता रहे हैं, तो क्या कुंडली देखकर हम ये जान सकते हैं कि कोई बच्चा इतना सेंसिटिव क्यों है या इतना स्ट्रांग क्यों है या प्रैक्टिकल क्यों है? या डेफिनेटली, तो उसमें एक तो मून की पोजीशन देखते हैं, अभी मून कहाँ पे प्लेस्ड है, 8th हाउस में प्लेस्ड है या 12th हाउस में प्लेस्ड है या 6th में प्लेस्ड है, या किस प्लैनेट के साथ वो कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो अगर राहु के साथ उसकी अफ्लिक्शन है तो अगेन बच्चा जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो सकता है। अच्छा। अगर मार्स के साथ है तो अग्रेसिव हो सकता है अगर प्लेस्ड है, और सैटर्न के साथ अफ्लिक्टेड है तो वो बच्चा आपसे ज़्यादा मतलब इंट्रोवर्ट होगा, ही विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। अच्छा, तो बेसिकली मून और एक बच्चे का बिहेवियर ये दोनों कंबाइन है, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि बच्चों का ना मर्करी डेवलप नहीं होता है, लॉजिक नहीं रहता उनका। अगर हम स्टार्टिंग एज में देखें तो मून उनको ज़्यादा गवर्न करता है, उनके इमोशंस को। तो इस वजह से मून जहाँ पे प्लेस्ड है उनका, एंड सेकंड मून इज़ द फास्टेस्ट ट्रैवलिंग प्लैनेट। राइट। सो जैसे जैसे मून के फेजेस चेंज होते हैं तो वो डेफिनेटली बच्चों को वैसे ही इम्पैक्ट करते हैं। तो कभी बच्चा क्लिंगी हो जाएगा, कभी वो एक्साइटेड हो जाएगा, कभी खुश हो जाएगा। सो वो हमें जो उसके पैटर्न्स हैं उनको हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या इमोशनल इंस्टेबिलिटी हमारी बर्थ से ही होती है या एनवायरनमेंट से डेवलप होती है? तो डेफिनेटली, मतलब दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, हाँ, अगर आपका मून जैसे पाइसिस में आ गया, आपका स्कॉर्पियन में आ गया, अगर वाटरी साइंस में है, तो आई विल नॉट से कि इमोशनल स्टेबिलिटी, बट इमोशनल सेंसिटिव होंगे बहुत ज़्यादा। अच्छा। सो वो कोई भी चीज़ है, अगर आपने उनको कुछ बोल दिया तो उनके दिल को लग जाएगी, एंड दे विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस देयर फीलिंग्स, तो अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। एंड सेकंड एनवायरनमेंट भी है, अगर जैसे घर का माहौल है, घर का माहौल शांत है तो वो उनको नर्चर करेगा, उनको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वहाँ पे राहु की एनर्जी आ जाएगी, मार्स की एनर्जी आएगी, तो वो उनको और अग्रेसिव
अच्छा। नेस की तरफ ले जाएगी एंड वो फिर अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। एक तो वो पहले से ही उनका बाय नेचर या बाय द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स दे आर अनएबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। बट अगेन जो माहौल है वो भी एक तरह से आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ट में जो आपका प्लैनेट प्लेस्ड है वो सीड की तरह है और जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सॉइल की तरह है। तो अच्छा। सॉइल में भी आपको सारे न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे ताकि उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो ग्रो वो करे। बढ़े। तो सर मैंने कोई क्वेश्चंस लिखे हैं, तो हाँ जी, सबसे पहले प्लीज। हम लोग बात करते हैं इमोशनल सेंसिटिव किड्स की। राइट। तो कौन से मून साइंस वाले बच्चे छोटी छोटी बात अपने दिल पे ले लेते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पाइसिस के हो गए, स्कॉर्पियन के हो गए, तो कैंसर कैंसर जो वाटरी साइन वाले बच्चे हैं जिसमें मून प्लेस है वाटरी साइन में, तो दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव। तो वो अपने दिल में ही बात रखेंगे, आगे एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे और उनके सामने अगर आप किसी को कंपेयर करेंगे तो उनको लगेगा शायद आप उनकी बात कर रहे हैं। मतलब आप कोई भी बात करेंगे तो उनको लगेगा यस ये मेरे ऊपर ही लागू हो रही है, मेरे ऊपर ही बात हो रही है और वो किसी की भी एनर्जी बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अगेन जैसे ही आप माहौल क्रिएट करेंगे वहाँ पे या वो कहीं किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे दुख का माहौल है तो वो उस चीज़ को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि वाटर है ना, वाटर में अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है। तो इसीलिए जो वाटरी साइन वाले हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं बच्चे। ओके। अब कौन से बच्चे बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं बट अंदर से वो हमेशा वो रहते हैं सेंसिटिव रहते तो हैं? उसमें जिन पे सैटर्न का इन्फ्लुएंस रहता है तो सैटर्न वाले जो हैं वो बाहर से बहुत प्रैक्टिकल दिखेंगे आपको, बहुत वो दिखेंगे कि यस दे आर वेरी वेरी ब्रेव, वो हर चीज़ को सह रहे हैं, लेकिन अंदर से दे आर फीलिंग वेरी वेरी लो। सो वो ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे क्योंकि सैटर्न जो है ना वो चीज़ों को एक्सप्रेस करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है उसको कम कर देता है। तो वो ऐसे बच्चे बड़ी ही यंग एज में बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आती हैं विच आस्क देम टू शो मैच्योरिटी। तो वो जो अपना सेंसिटिवनेस है वो मैच्योरिटी के थ्रू आर्टिकुलेट करते हैं बट अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लो फील कर रहे होते हैं। जब आप सैटर्न की बात कर रहे हैं, जिनके सैटर्न वो कहाँ होना चाहिए या सैटर्न एग्जॉल्टेड होना चाहिए? देखिए सैटर्न एग्जॉल्टेड है दैट्स गुड थिंग, लेकिन अगर सैटर्न के साथ मून बहुत ही क्लोज है, मतलब यहाँ सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है अच्छा। मून के साथ, यहाँ कॉम्बिनेशन ऐसा है कि सैटर्न एंड मून आर प्लेस्ड बहुत ही विद इन 3 डिग्रीज। ओके। तो सैटर्न का इम्पैक्ट बहुत बढ़ जाएगा। सेकंड जैसे आपने साढ़े सती के बारे में सुना होगा, जी। तो अगेन सैटर्न जब नेटल मून के ऊपर ट्रांजिट करेगा तो डेफिनेटली उस टाइम पे आपको डिप्रेशन फील होगा, लो फीलिंग्स होंगी और आप अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करेंगे। अच्छा। तो इस तरह से सैटर्न जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस करता है। तो सर एक और क्वेश्चन है कि जो बच्चे बहुत ओवर थिंक करते हैं, यस। तो उनका भी मूड डिस्टर्ब होता है? यस, मून मैं ये नहीं बोलूँगा डिस्टर्ब होता है। मून के अगेन हम बात करते हैं जैसे केतु और मून प्लेस्ड हैं तो वो ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे बहुत ज़्यादा। मरकरी एंड मून प्लेस्ड है, मरकरी अगेन बहुत ही फास्टेस्ट प्लैनेट है, तो मरकरी के साथ अगर मून प्लेस्ड हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चला जाएगा। उनका माइंड जो है बहुत तेज वर्क करेगा, वो तेज इन्फॉर्मेशन, बड़ी स्पीडीली इन्फॉर्मेशन, जैसे हम आज इंटरनेट की बात करते हैं तो उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद माइंड क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा क्योंकि आप माइंड को रेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो वो फिर ओवर थिंकिंग वाले जो बच्चे हैं तो वो फिर अगेन जल्दी आपको दिखेंगे कि एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं। तो इस तरह से मरकरी एंड मून की पोजीशन केतु और मून के साथ, तो ये ऐसे बच्चे जो हैं वो ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। और कौन से बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते? ओके, तो उसमें अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया तो सैटर्न के साथ अगर मून प्लेस्ड है और डेफिनेटली 8th हाउस में मून है आपका, स्कॉर्पियन में मून है, तो वो करेंगे ही नहीं। वो आप जितना भी अंदर से वो जितना भी डिस्टर्ब होंगे तो वो कभी भी अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। एंड सेकेंडली अगर 4th हाउस अफ्लिक्टेड है, 4th हाउस जो है बचपन से रिलेटेड रहता है, मदर से रिलेटेड रहता है, तो अगर वहाँ से भी इमोशन से रिलेटेड है, 4th हार्ट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे भी अगर कोई प्लैनेट है, जैसे वहाँ पे राहु प्लेस्ड है, सैटर्न प्लेस्ड हो गया वहाँ पे, या उसका लॉर्ड है वो सैटर्न के साथ या राहु के साथ प्लेस्ड हो गया, तो डेफिनेटली उनका जो चाइल्डहुड ट्रॉमास रहेंगे उनके। अच्छा। तो वो भी ऐसे बच्चे भी जो हैं वो अपने आप को जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे।
और सर एक और चीज़ मैं जैसे पूछना चाहती हूँ, आज के टाइम में आपने देखा होगा हाल ही में पीछे सेंट कोलंबस के भी एक बच्चे का केस आया था, आपको मैं बता देती हूँ, दिल्ली में। ओके, तो उसने जैसे ही वाज इन मे बी 10th और मे बी 9th ऐसी क्लास राइट के था, राइट, और उसने मेट्रो से ही जंप्ड ऑफ। ओके, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनके मेंटल जो उनका बैलेंस जो होता है, स्टेट ऑफ माइंड जो होता है, वो थोड़ा एंजाइटी की तरफ तरफ ज़्यादा, चला जाता है, डिप्रेशन यस की यस, तरफ ज़्यादा, या प्रेशर वो हैंडल नहीं कर सकते हैं, या राइट राइट। सुसाइडल थॉट्स ऐसे जो आते हैं, ये किस वजह से आ सकते हैं? इज इट लाइक कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो उस वजह से, या उसके प्लैनेट्स भी उसके पीछे के कारण हैं? देखो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है इसमें, मैं यही बोलूँगा। तो इसमें मैं ज़्यादा फोकस करूँगा ऑन द एनवायरनमेंट के ऊपर। तो जो हम बात भी कर रहे थे, तो जैसे आपका घर का माहौल कैसा है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, सो वेदर दे आर सपोर्टिव और नॉट। समटाइम्स क्या होता है कि अब आपकी बच्चे की प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है मून की कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और वो आपको पता भी है क्योंकि बचपन से आप उसको देख रहे हो कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो लेकिन हम फिर फर्दर भी सपोर्ट नहीं करते उसको, इमोशनल सपोर्ट नहीं करते हैं हम, उनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं उनके क्या पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। क्योंकि जो सुसाइडल थॉट्स है ये एकदम से नहीं आएंगी, ये धीरे धीरे आएंगी। या नेगेटिव माइंडसेट जो बच्चे का होगा, ये एक बार में नहीं होगा, ये इट टेक्स ईयर्स, समटाइम इट टेक्स मंथ्स। राइट। सेकंड है उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, इसमें टीचर्स का भी रोल आ जाता है। जैसे आपने बोला कि स्कूल का बच्चा था, ही जम्प्ड ऑफ फ्रॉम देयर। सो जब आप टीचर्स इंटरेक्ट करते हैं तो वो भी एक बिहेवियर में उनके पैटर्न जो है वो शिफ्ट होता है। तो अगर हम वहाँ पे डिस्कशन, मतलब उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो अगेन बच्चा जो है उसमें चला जाता है, नेगेटिव माइंडसेट में चला जाता है कि कोई भी मेरी केयर करने वाला नहीं है, कोई भी मुझे सुनने वाला नहीं है। सो दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन जो वो उसमें जाता है। तो इसलिए काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के टाइम में आप साइकोलॉजिस्ट के साथ, साइकेट्रिस्ट के साथ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप में भी एक सेशन जरूर रखें 3 मंथ्स में या 4 मंथ्स में एक बार। सो इसको हम एज ए टैबू लेते हैं कि हम अगर साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं Right. या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक यू आर गेटिंग योर थॉट प्रोसेस क्या है, तो हीलिंग के लिए जा रहे हैं ना आप। जी तो जी हम योगा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। सो अगेन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर हीलिंग। करेक्ट। तो इसमें मैं यही एडवाइस भी करूंगा कि अगर आपको ज़रूरत पड़े थेरेपी लेने के लिए, तो ये डेफिनेटली जाना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स को, हम लोग ये टैबू रखते हैं कि बच्चे का दिमाग खराब हो गया, हाँ, लोग क्या कहेंगे, लोग सबसे क्या important। कहेंगे। बट डेफिनेटली अब यहाँ पे आपने देखा कि एक लाइफ लॉस होगी, बिल्कुल। है ना। तो उसके लिए अगर आप एक सेशन ले लेते, या आप बच्चे के साथ 20 मिनट बैठ के बात कर लेते, तो वो अपनी इमोशंस को पोर आउट कर पाता। तो हमें भी उनको पुल करना पड़ेगा बच्चों को, जो आज की यंग जनरेशन है, कि यू कैन डिस्कस विद अस, सो एज ए फ्रेंड्स वी कैन टॉक टू देम। क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं, उनके भी बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, जनरेशन चेंज हो रही है। सो दे आर वेरी वेरी होना चाहते हैं एक्सप्रेसिव, बट हम ही कोई बाउंड्रीज बना लेते हैं, तो जिनकी वजह से दे डिड नॉट डिस्कस द थिंग्स विद देम। क्योंकि मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम एक बच्चा या तो घर पे रहेगा या वो स्कूल में रहेगा। डेफिनेटली। तो घर पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे के हर एक बिहेवियर को नोट करें और उसके बाद उसको एड्रेस करें। बिल्कुल। सिमिलरली विद द स्कूल, तो अभी जैसे आपने बोला कि साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, डॉक्टर्स की हेल्प लेनी चाहिए, तो एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे कितना हेल्प कर सकता है ऐसे, अगर बच्चों के कोई प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हो? हाँ डेफिनेटली। तो मैं एक्चुअली मैंने काफ़ी चार्ट्स रीड करे हैं बच्चों को, तो जिसमें स्कॉर्पियन मून होता है या मून स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करता है, तो वहाँ से समझ आता है कि नेगेटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, इनके अंदर फीलिंग सप्रेस रह सकती हैं। तो अगर आपने पहले ही चार्ट एनालिसिस करवा ली, तो आपको पता लग जाएगा कि इमोशनल, आपका बच्चा इमोशनल सेंसिटिव है, इमोशनल अनस्टेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, किन किन चीज़ों से ट्रिगर हो सकता है। तो वहाँ से ही आप उनकी रेमेडीज स्टार्ट कर सकते हो। और रेमेडीज ऐसे नहीं सिंपली जैसे हम बात करते हैं कि यस, मंत्रा चैंटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन देयर आर डिफरेंट रेमेडीज जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हो। जैसे आप अपने बच्चे के साथ 15 मिनट स्पेंड कर सकते हो कोई भी एक्टिविटी में। जैसे आपने पहले बात करी कि वे कुछ बच्चे हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनके साथ प्लांटेशन कर सकते हैं डेली 15 मिनट्स। तो उनका जो मरकरी है उससे शांत हो जाएगा, जो मरकरी ओवर थिंकिंग। उनको आप चेस में डाल दीजिए, जहाँ पे एक्चुअली जिनका मरकरी ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है तो उनका ब्रेन ज़्यादा चलता है।
अच्छा। वो ज़्यादा सोचते हैं। तो आप ऐसी ही कोई गेम एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें जिसमें उनका ब्रेन ज़्यादा यूटिलाइज हो, जैसे चेस है तो राइट। चेस में कर सकते हैं, टेबल टेनिस में कर सकते हैं। तो इस तरह से उनकी एनर्जी वहाँ यूटिलाइजेशन हो जाएगी। कोई अग्रेसिव हैं जिनका मास ज़्यादा एक्टिव है, तो उनको आप जैसे योगा हो गया, बॉक्सिंग होगी, तो ऐसी एक्टिविटीज़ में आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि उनकी एनर्जी वहाँ पे यूटिलाइज हो हो जाए। जाए। यस, और चार्ट देख के फिर अगर वैसे वैसे हम मैथमेटिकल सजेस्ट कर एबिलिटी सकते हैं। सजेस्ट यस, कर हाँ, देते हैं तो भी और उसमें पीरियड्स भी पता लग सकते हैं कि कि कौन से पीरियड में वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, अच्छा। या कौन सा ट्रांजिट ऐसा आ रहा है जो उनके जो इमोशनल फियर्स को और ट्रिगर कर देगा। तो उस टाइम पे यस, आप यू हैव टू बी मोर सेंसिटिव एट दैट टाइम, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, एंड देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ साइकेट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट। साइकोलॉजिस्ट आल्सो। मानव जी, क्या कुछ बच्चे कार्मिकली ज्यादा लोड लेकर आते हैं अपने प्रीवियस जन्मों से? या डेफिनेटली, तो इसमें अगर हम चार्ट में देखें, चार्ट की बात करें तो 8th हाउस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो 8th हाउस, उसमें अगर राहु और केतु का इफेक्ट मिल रहा है हमें, अच्छा। तो डेफिनेटली वो ऐसे पैटर्न्स लेके आते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, जिससे कि ऑलरेडी वो लोडेड रहते हैं, उनके इमोशंस लोडेड रहते हैं, तो वो जान भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते, क्योंकि आसपास चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, लेकिन अंदर से दे स्टार्ट फीलिंग लो। उनको लगता है कि डिप्रेशन हो रहा है मुझे, या बैठे बैठे उनका मन करता है कि मैं आइसोलेट हो जाऊं। जी। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो फिर कार्मिक लोड लेके आते हैं, तो उनके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि जो उनके पास्ट कर्माज हैं या उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको क्लियर किया जा सके। एंड सेकंड, पेरेंट्स को भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी पड़ेगी उनको इस चीज़ को लेके, ताकि उनको वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकें या उनको सपोर्ट दे सकें कि यस, वी आर अवेलेबल विद यू, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। अच्छा। तो इस तरह से करके हमको उस चीज़ से, कुछ पास्ट ट्रॉमास भी होते हैं पास्ट लाइफ्स के, जो लेके आते हैं, तो वो पैटर्न्स रिपीट होते हैं फिर उनकी लाइफ में, मे बी रिलेशनशिप्स में, मे बी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही उनको, जी। वो काम भी कर रहे हैं, बट अगेन दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव फॉर दैट। तो इसीलिए हमें फिर पेरेंट्स को जो है इस चीज़ को समझना चाहिए और उसको और सपोर्ट करना चाहिए। जी। हाँ और जी। क्या हॉरोस्कोप में ये भी पता लग सकता है कि इस बच्चे की सुसाइडल टेंडेंसी आगे हो सकती है, या उसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं? राइट, उसमें मैं ये बोलूँगा कि नेगेटिव माइंडसेट का अगर हम देखेंगे, तो जैसे मैं अगेन पहले भी आपसे डिस्कस किया कि जैसे राहु से कनेक्शन जी। ज़्यादा बन गया, जो उसको एक्सट्रीम में ले जाता है, मे बी समटाइम उनको ड्रग एडिक्ट भी कर देता है। राहु का जो अगर सेकंड में है प्लेस्ड, गलत प्लेस्ड हो गया, 5th में प्लेस्ड हो गया, तो ऐसे बच्चों को लगता है कि एडिक्शन चाहिए उनको किसी भी चीज़ की, मे बी ड्रग की एडिक्शन हो सकती है, किसी एक्टिविटी की एडिक्शन हो जाती है, वो एक्सट्रीम में चला जाता है। अच्छा। तो फिर जब वो उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाता, जैसे एम्बिशियस हो गया बहुत ज़्यादा बच्चा, या वो एक्नॉलेजमेंट चाहता है, जस्ट एक मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ, तो उसको वो चीज़ नहीं मिलती है, तो वो बच्चा अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। अच्छा। तो वो एक वन ऑफ द इंडिकेटर्स है कि उसका नेगेटिव माइंडसेट हो रहा है। फिर उसका धीरे धीरे खाना कम हो जाता है, धीरे धीरे वो फ्रेंड से मिलना उसका कम हो जाता है, तो वो टोटली अपने आप अंदर ही रहना स्टार्ट कर देता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है। अच्छा। तो इस तरह के मतलब उनके बिहेवियर के पैटर्न से प्लस उनके चार्ट से, सो वी कैन आइडेंटिफाई कि उनका जो माइंडसेट है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव तो हमें फिर उसी टाइम पे वी नीड टू टेक एक्शन इमीडिएटली, एक्शन ताकि वो इसको और नेक्स्ट लेवल पे ना ले जाए। ना ले जाएं। पेरेंट्स कैसे पहचाने कि हमारा बच्चा अटेंशन नहीं, हेल्प मांग हेल्प रहा है? मांग रहा है, तो उसमें कई बारी ना आप देखो कि बच्चा बहुत ऊंचा बोलता है आपके साथ या अग्रेसिवली बोलता है, तो वो एक इंडिकेशन होता है, तो हम लोग समझते हैं कि इसका जो नेचर है वो इस तरह का है। हाँ। लेकिन वो अंदर से, क्योंकि वो खुद ट्राई कर चुका है, अब उसमें ये भी होता है कि अगर मैं हेल्प मांगूंगा या मैं बोलूंगा डायरेक्टली कि मेरे को हेल्प कर दो, सो आई विल फील लो, उसमें थोड़ा ईगो वाली ईगो आ चीज़ भी आ जाता है, या आई एम नॉट कैपेबल ऑफ दैट थिंग। लेकिन अगर वो बात बात में चिढ़ रहा है, बात बात में आपसे ऊंची तरीके से बात कर रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि बंदा एकदम खाना खा रहा होता है, खाते वक्त ही वो चले जाते हैं, मतलब कंप्लीट नहीं करते हैं अपना, तो यहाँ कोई बहाना ढूंढता है, अगर उसको बोलो कि ये काम कंप्लीट कर लो, तो वो कंप्लीट नहीं करता, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। राइट। तो डेफिनेटली वो कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपको पहचानने हैं उस टाइम में। तो इसीलिए बोलते हैं कि पेरेंट्स का जो रोल है, एंड स्पेशली जो 14-15 ईयर्स वाली जो, बच्चे होते हैं। तो उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत जी। ज़्यादा, तो उसमें फिर उनको आसपास सोसाइटी से वो अपने आप को कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि हम किस लेवल पे हैं। कई बार उनको लगता है कि हमारी तो वर्थ ही नहीं है, नोबडी इज आस्किंग अबाउट अस,
सो दीज आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स एंड आप बोल सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज उनके आसपास होती हैं, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव उस टाइम पेरेंट्स को, एंड दे नीड टू टेक एक्शन इमीडिएटली, ताकि बच्चा इसको और आगे की तरफ नेगेटिव ना इसमें लेके चले जाए। जाए। अच्छा सर, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, दीज आर द बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस, जो Okay. कि बहुत सारी मदर्स की ये Questions हो। क्वेश्चंस हो सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले जैसे अगर एक मदर कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, राइट। कोई भी आप जैसे इंटरेक्शन करो तो भी वो बोलेगा बाहर चले जाओ, हाँ तो जी। क्या ये नॉर्मल है? नहीं, नॉर्मल नहीं है। चलो एक उनकी नेचर हो सकती है किन्हीं बच्चों की, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। अगर वो अपने आप को आइसोलेट रख रहा है तो इसका मतलब उसने बाउंड्रीज ड्रॉ कर रही है कि वो आगे आपको एक्सप्रेस करना ही नहीं चाहता है अपनी फीलिंग्स को। तो ऐसे बच्चों पे खास ध्यान देने की ज़रूरत है। बीच बीच में जैसे कई बच्चे होते हैं वो अकेले कमरे में बैठ जाते हैं जाके, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, और दिन भर आपको लगेगा कि बच्चा घर में है ही नहीं है। तो मदर्स कहती हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत सही है, वो शांत है, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। करेक्ट। बट ये आपको नहीं पता उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, किन रीजंस की वजह से वो जो है आइसोलेट। क्योंकि चाइल्डिश जो एनर्जी होती है वो बड़ी कहते हैं अच्छी वाइब्स लेके आती है। तो घर में बच्चा हो तो आपको पता वो इधर एक कमरे में जाएगा, कहीं बैठेगा नहीं, दूसरी तरफ जाएगा, किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा। राइट। तो अगर वो आइसोलेटेड हो रहा है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन उसमें आ रहा है। तो आपको उसके साथ बीच बीच में कनेक्ट करते रहना पड़ेगा, उसके पैटर्न्स, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और कौन सा प्लैनेट सर होता है इसके लिए? सैटर्न है, जैसे अभी सैटर्न की मान लो महादशा चल रही है तो मून के साथ कनेक्टिविटी होगी, तो उसमें वो उसको डिप्रेशन में ले जाएगा, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाएगा। अच्छा। एंड समटाइम्स रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं। बच्चे को लगता है कि मेरे को कोई एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है, या मेरी एफर्ट्स मैं डाल रहा हूँ बट मेरे को रिजल्ट्स नहीं आ रहे। कई बार क्या होता है कि जैसे एग्जाम में बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो हम फिर बच्चे की गलती निकाल देते हैं कि आप अच्छी तरह से पढ़ नहीं रहे हैं, या कंपटीशन ही इतना होता है। कंपटीशन इतना है, तो वो बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर भी रहता है उनके ऊपर। बट अगर हम इसको और डेप्थ में जाके देखेंगे तो आपको नहीं पता कि उनके अंदर क्या चैलेंजेस हैं, वो क्या चैलेंजेस फील कर रहा है। मे बी ही इज़ इनटू डिप्रेशन, जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा, करेक्ट। या घर का माहौल ऐसा है जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देखने के लिए। अच्छा, कई बच्चों को हर बात पे गुस्सा आ जाता है, तो कौन सा प्लैनेट जो है उसके इन्फ्लुएंस में ये काम करते हैं? राइट, इसमें दो प्लैनेट्स हैं, मार्स एंड राहु। तो मार्स एंड राहु अगर मून के साथ कनेक्टेड है तो सडन गुस्सा आएगा उसको, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर होगा, तो उसमें वो रैश ड्राइविंग भी कर सकते हैं। तो आजकल आपने ये भी देखा कि बच्चे रैश ड्राइविंग करते हैं, दे आर हिट, मतलब हिट हो ही जाता है। तो उसमें क्या है, उनको अपना जो बिहेवियर है उस पर कंट्रोल नहीं रह पाता, मतलब काम नहीं रह पाते, तो वो कोई ना कोई ऐसा एक्शन कर देते हैं मतलब अग्रेसिवनेस की वजह से, तो जिसमें फाइट्स होगी, अब्यूज़ होगी। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये मार्स और राहु का जो इम्पैक्ट है उनके मून के ऊपर, तो वो उनमें ऐसी टेंडेंसीज लेके आता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि अगर इस घर में बैठा होगा मार्स या राहु तो ज्यादा, या एट्थ में लगन में आ गया, फोर्थ में आ गया, फोर्थ में मून के साथ अगर प्लेस्ड है तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा। एट्थ में आ गया तो एकदम से सप्रेशन, उस मतलब फीलिंग सप्रेस की हुई है वो एकदम से बाहर निकलेंगी। अच्छा। तो इस तरह से प्लानिटरी पोजीशंस एंड प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस दोनों ही इम्पैक्ट करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, कुछ बच्चे जब स्कूल से घर वापस आते हैं, ये बहुत सारी मदर्स का इशू है, तो वो बहुत इरिटेट होकर आते हैं, तो इसका रीजन भी हमारी कुंडली से पता लग सकता है बच्चों? हाँ, इसमें आप देख सकते हैं कि जब बच्चा स्कूल में होता है ना तो उसका मरकरी काफ़ी एक्टिवेटेड होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मरकरी जो आपके ब्रेन को बहुत फास्ट रन कर रहा है, तो वो वहाँ पे अपनी पूरी एनर्जी लगा के आते हैं, माइंड की एनर्जी लगा के आते हैं खेलने में, बातें करने में, या आगे प्लान्स बनाने में। तो उनका जो माइंड है ना वो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है। और जब बच्चे घर आते हैं फिर हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, आज स्कूल में क्या हुआ है, ये किस वजह से हुआ है, तो वहाँ पे उनकी जो एनर्जी है, मेंटल एनर्जी, वो पूरी लो हो चुकी है, पूरी एग्जॉस्ट हो गई है। सो देन दे स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड के। तो उसमें ये कर सकते हैं, बच्चा घर में आया तो आप पहले ना एक पानी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हाइड्रेटेड रहे आपका बच्चा, तो आप उसको पानी ऑफर करो सबसे पहले। और उसको बोलो आराम से बैठे, ब्रीथ करें, अपना रिलैक्स करें। उसके बाद आप उसके साथ डिस्कशन करो, उसको ऐसे ना लगे कि आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो। राइट।
कि है ना, तो उससे आप बात कर सकते हो भी आपका जो आज का दिन है वो किस तरह रहा, आपने कैसे क्या नई चीज़ सीखी, मतलब आप इस तरह बात कर सकते हैं। हम सीधा पूछते हैं दिन कैसा रहा आपका, हाँ तो आप पूछ सकते हैं आपने आप आज आपने कौन सी नई चीज़ सीखी है वहाँ पे, आपका कोई अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस आप शेयर करें जी। वहाँ पे, जिसने आपको लाइटन फील कराया। तो जब वो स्टार्ट हो जाएगा फिर आपका एक रैपो बन जाएगी बच्चे के साथ, फिर उसको ये नहीं लगेगा कि मुझे क्वेश्चन किया जा रहा है हर बात पे। अच्छा, बहुत सारे मानव जी बच्चे होते हैं हाँ जिनकी जी, अगर आप तारीफ करोगे ना तो वो और ज्यादा ब्लूम भी होते हैं, ग्रो भी करते हैं और खुश भी होते हैं। डेफिनेटली। तो उसमें जेमिनी साइन के जो बच्चे हैं अच्छा। ये बड़ी बबली एनर्जी में रहते हैं, तो उनको रहता है कि हमें कोई पैम्पर करते रहे, लव बॉम्बिंग करते रहे, प्रेज अच्छा। करते रहे, तो ये बड़े खुश हो जाते हैं। या 10th हाउस में अगर आपके मून प्लेस्ड है तो ऐसे बच्चों को भी एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि टाइम टाइम पे कि यस यू आर डूइंग वेल, आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा दिख रहे हैं, आपकी राइटिंग अच्छी है। अच्छा। तो इस तरह से अगर आप उनको करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगता है और वो फिर और अच्छा करके आपको दिखाते हैं। तो मानव जी, हाँ जी। सोशल मीडिया का बच्चों के मूड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि बच्चे अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि किसके लाइक्स ज़्यादा हैं, किसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो उनको वैलिडेशन चाहिए रहती है। जी। तो वो आपके मूड को जो है वो वीक कर देता है, अपने मूड को जो है इम्पैक्ट करता है आपके अच्छा। मूड को। तो उनको थोड़ा ये भी लगता है, फोमो एक टर्म यूज़ होती है, हाँ। फियर ऑफ मिसिंग आउट आई थिंक। तो वो उसमें पैदा कर देता है सोशल मीडिया पे। वो देखते हैं जी। कि सोशल मीडिया पे क्या होता है, अब है तो ये सारा इल्यूजन ही है, राहु से बिल्कुल कनेक्टेड है। बिल्कुल। सो वो देखते हैं कि किसी की डीपी कैसी है, किसी ने कोई रील ऐसी डाली है जिसमें वो बहुत ही खुश लग रहा है, राइट। या बहुत ही अच्छी जगह घूम रहा है, या बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में वो फन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि हमारी लाइफ तो बड़ी बोरिंग चल रही है। बोरिंग है। वो अपने आप को लो कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से उनमें फिर लोनलीनेस की बात आ जाती है या हीन भावना आ जाती है। तो ये फिर उनके मूड को इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट तो करता है। उसको वो फिर 24/7 उनको लगता है कि कोई ना कोई उनको वैलिडेट करता रहे उनकी फीलिंग्स को। वो अपने लाइक्स चेक करने स्टार्ट कर देते हैं राइट। कि मेरा जो रील है कितने बंदों ने देखी। तो अभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने सुसाइड भी करी बिल्कुल। है। सो डेफिनेटली ये चीज़ें उस तरफ आपको ले जाती हैं, तो इस तरह से ही आपके मूड को वीक करती हैं, इम्पैक्ट इम्पैक्ट करती है। करती हैं। और स्क्रीन एडिक्शन की अगर हम बात करें उसका भी राइट। एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन है? डेफिनेटली राहु एंड वीनस बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल तो इसमें। छोटे छोटे बच्चे ही फोन फोन लेके के चल बिना रहे खाना हैं। ही नहीं खाते हैं। डेफिनेटली। तो उसमें एक तो आपका घर का एनवायरनमेंट भी है कि हम जी। बच्चों को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। एक तरह से मैं यही बोलूँगा, थोड़ा ब्लंटली बात है। तो हम अपने कामों में लगे रहते हैं, हम खुद रील देखना नहीं लगे, राइट। तो हम बच्चे को बोलते हैं नहीं आप उसको फ़ोन दे देते हैं। मतलब सबसे इजी सोल्यूशन क्या है कि आप बच्चे को फ़ोन दे दो, फोन दे दो। वो कार्टून देख ले या गेम खेल ले। हम्म। तो अगेन वो चीज़ उसको और मोटिवेट कर रही है या हेल्प कर रही है। उसके अगर प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी हैं कि वो और फ़ोन देखेगा, एडिक्शन हो जाएगी, जी। वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाएगा। तो राहु जो है वर्चुअल वर्ल्ड है। तो ऐसे बच्चे जो हैं गेमिंग में बहुत ज़्यादा वो चले, जो आपने देखा है गेमर्स रहते हैं जो करेक्ट। 24 आवर्स गेमिंग में है। तो राहु उनको बहुत इम्पैक्ट करता है उस चीज़ को। और वीनस चाहता है कि यस कि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में दिखूं, मेरे से हाईएस्ट मेरे वो हैं क्या बोलते हैं फॉलोअर्स हों, हाईएस्ट उस पर व्यूज़ आएँ। तो वो वीनस उस पर चला जाता है, तो बच्चा और उस पर फोकस करना स्टार्ट कर देता है। प्लस जो इसकी ब्लू लाइट आती है मोबाइल की या गैजेट्स की, वो हमारे फिर मून को इम्पैक्ट करता है, वो अच्छा। उसको और वीक कर देता है। अच्छा, इस तो ब्लू लाइट से यस पड़ता है। यस मून को तो और ये तो वीक करता है, सबके लोगों को इफेक्ट करता होगा इफेक्ट सब। करता होगा। तो इसीलिए स्क्रीन टाइम बहुत मिनिमल होना चाहिए आपका। तो इसीलिए बोलते हैं कि बच्चों को कम से कम, क्योंकि उनका मून पहले से ही वीक है या उनका लॉजिक है ही नहीं है। जो छोटे बच्चे हैं उनका मून ही है मरकरी, तो उनका इंटेलेक्ट तो है ही नहीं। हम ही उनको फीड कर रहे हैं, तो हम ही उनको बोल रहे हैं मोबाइल देख लो। तो उस वजह से उनकी जो मेंटल ग्रोथ है या उनके हार्मोन्स हैं उस पर बहुत गहरा असर असर पड़ता पड़ता है। है। ओके, तो सर एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे हाँ जी। जो सेंसिटिव बच्चे जैसे हम बात कर रहे हैं, क्या राइट। इनिशियली अगर कोई सेंसिटिव बच्चा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो स्ट्रॉन्ग अडल्ट में हाँ जी, बन सकते हैं? बन सकता है बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा सा मैं ये बताता हूँ कि जैसे सैटर्न की प्लेसमेंट है उनके 4th हाउस में, या उनका 4th हाउस सैटर्न से अफ्लिक्टेड है कहीं ना कहीं, या 4th हाउस का लॉर्ड है वो सैटर्न के साथ प्लेस्ड है, या वहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है सैटर्न। तो वो उनको ना मेच्योरिटी
देगा हमेशा। तो उसको हमने यूटिलाइज कैसे करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो पेरेंट्स का उसमें रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उनको एक रूटीन सेट करके देना कि आप इस रूटीन को फॉलो करो, आप इस डाइट को फॉलो करो। तो इस तरह से जब ये हम उस पर स्पेसिफिकली फोकस कर देते हैं बच्चे के ऊपर, तो डेफिनेटली अगर वो सेंसिटिव भी है, बाद में जाके वो बहुत ही एक सेंसिबल पर्सन बन सकता है। तो इनिशियली हमने अगर उस इंडिकेटर्स को देख लिया और उस चार्ट में जो प्लेनेट है उसकी एनर्जी को उस हिसाब से यूटिलाइज कर दिया। अच्छी डाइट का भी यहाँ पे बहुत अच्छा रूल आ जाता है। क्योंकि डाइट जैसे अगेन फास्ट फूड जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना हम फास्ट फूड खा रहे हैं तो हम अपने राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं, हम मून को वीक कर रहे हैं। जो हमारी पाचन क्रिया है, पाचन शक्ति है, तो उसको भी हम वीक कर रहे हैं। तो अगर वो वीक रहेगी तो आपको मेंटल स्ट्रेंथ तो मिलेगी नहीं, कहीं भी नहीं। तो इस वजह से डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें आ जाता है। राइट। और सर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जिनको आप छोटी छोटी बात पे वो रो देते हैं। राइट। तो उनका क्या उनको वो बढ़िया वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। क्योंकि जो बच्चे रोते नहीं अंदर ही फील रखते हैं, तो हम ऐसे बच्चे को बोलते हैं कि नहीं आप एक वर्ड यूज करते हैं, रोंदू हो आप, है ना। तो वो सही नहीं है। क्योंकि वो बच्चा बढ़िया, उसको पता है कि मैंने जैसे मार्स के साथ कहीं ना कहीं अगर कनेक्शन है उसका, तो वो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। तो स्टार्टिंग में तो वो रोके ही एक्सप्रेस करेगा, बाद में तो चलो बंदा अपनी आवाज़ ऊंची कर लेता है, एक्शन से कर सकता है। राइट, एग्जैक्टली। बट उसमें वो फिर रो पड़ता है। तो वो अच्छी बात है। तो हमें कभी भी उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि आपको नहीं रोना चाहिए, क्योंकि ये भी एक टैबू है कि हमारा बच्चा है जो वो रो रहा है या बाहर हो रहा है, बट अल्टीमेटली ही इज फाइंडिंग द वे आउट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो वो चीज़ है इसमें। सो ये तो हमने बात करी है बच्चों के बिहेवियर की, और समझा है कि कौन सा प्लैनेट का क्या रोल हो सकता है उनके ऐसे बिहेवियर के पीछे। बट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो आप भी यही सोचते होंगे, हमारी जो रेमेडीज हैं, कैसे इन बच्चों को हम ठीक मतलब कैसे रास्ते पे लेकर आ सकते हैं, उनको हेल्प करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं ना वीक मून की। राइट। तो वीक मून के लिए कोई रियलिस्टिक रेमेडीज बताओ, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, वो इतने मंत्र जाप मेडिटेशन तो वैसे नहीं कर सकते। तो उसके लिए कोई रूटीन में या कोई चेंजेस लाने हो। अब जैसे मदर भी है, वो हम मून से रिप्रेजेंट करते हैं मदर को, तो क्या रेमेडीज हो सकती है जिनका मून वीक है उनको ठीक करने के लिए? तो सबसे पहले जैसे आपने बोला कि रियलिस्टिक रेमेडीज क्या है, ठीक है, हम पहले चले जाते हैं जेमस्टोन्स के ऊपर जाते हैं हम कि यस जेमस्टोन्स पहन लीजिए, पर्ल पहन लीजिए, तो उससे आपका मून स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी वाइब्रेशंस बढ़िया हो जाएंगी। लेकिन जेमस्टोन भी तभी काम करेगा जब आपका उसका इमोशनल इन्वायरमेंट जो है वो बढ़िया चल रहा है बच्चे का। तो घर में अगर बिल्कुल लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई किसी की बात सुन नहीं रहा, तो बच्चा क्या है, हमेशा सीखता है, एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि सेंसिटिव है बच्चा, छोटा है, उसका मून एक्टिवेटेड है। तो एक घर का माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है या आप अग्रेसिव बात करते हैं, तो वो कम करना स्टार्ट करें पेरेंट्स। बच्चों के सामने ना करें, बाहर करें। तो उन चीज़ों को बच्चे के सामने ना लेके आए, तो वो क्योंकि एज ए इमोशनल ट्रॉमा उसके अंदर चला जाएगा स्टार्टिंग से कि पेरेंट्स तो आपस में झगड़ते हैं या ऊंची बात करते हैं, तो फिर वो उसकी मैनिफेस्ट करेगा बच्चा, वो फिजिकल सिम्टम्स भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे उसके अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उनके सामने कोई भी ऐसी सेंसिटिव बात ना करें जो उनके दिल को लग सकती है। सेकंड है, उनकी आप रूटीन्स सेट करें। तो रूटीन में जैसे क्या है कि जैसे पेड़ पौधे लगाने हैं तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं, या पार्क में 15 to 20 मिनट्स डेली उनके साथ स्पेंड करना है, वो कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं कि सिल्वर वाले ग्लास में पानी भी दे सकते हैं। तो उससे भी उनका मून जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ओके। फोर्थ है कि अगर आपका बच्चा फेलियर फेस करता है, तो उसको आपने ये बोलना है कि हम हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। फेलियर इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। राइट। तो कई बार हम बोलते हैं ये तो फेल हो गया, आगे तू क्या करेगा, अभी से इतना चला गया, नेक्स्ट वाले घर में जो बच्चा है वो IAS बन गया है या वो उसकी तैयारी कर रहा है 95%। सो अनवांटेड जो कंपैरिजन है वो करना हम अगर बंद कर देते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वो है। अब इसमें आता है जैसे फुल मून नाइट आती है, तो जो मून काफ़ी एक्टिवेटेड रहता है उस टाइम में, मून की एनर्जी अच्छी रहती है, तो उस टाइम में आप मून लाइट में उनको वॉक करवा सकते हैं। या हमारे रिचुअल्स में है कि मून लाइट में जैसे खीर है रात को रख सकते हैं जिसमें मून की जो रेस पड़े,
तो सुबह उनको वो चीज़ खिला सकते हैं, तो उससे जो है उनका मूड जो है और स्ट्रांग हो जाएगा। फिर जो हमारा जो ये डिजिटल यूजेज है उसको आप रिस्ट्रिक्ट करिए। जैसे एक दिन रख सकते हैं जिसको बोल सकते हैं डिटॉक्सिफाई करना है, अच्छा। आपने बिल्कुल ही मोबाइल यूज़ नहीं करना है। तो ऐसा भी एक आप यहाँ वो पेरेंट्स को ही उसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हमने आज गैजेट्स यूज़ ही नहीं करने, या टीवी देखना ही नहीं है, या मोबाइल देखना ही नहीं है। तो करेक्ट। वो आप एक उसके लिए एक रिचुअल सेट कर रहे हो, एक तरह से रिचुअल ही है कि वो भी एक दिन अपने माइंड को रेस्ट देगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, आप उसमें बच्चे को मोटिवेट करें कि आप उसमें जाएं, आप उसके साथ जाएं। कई बार ये बच्चा जो है इंट्रोवर्ट होता है, वो वहाँ उसको माहौल अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ मदर का रोल बड़ा क्रूशियल हो जाता है। फादर का भी उतना ही है, बट ज़्यादा वो इमोशंस जो हैं वो मदर के साथ ही शेयर करता है बच्चा। तो यहाँ पे मदर की बॉन्डिंग जो है वो किस तरह से और स्ट्रेंथन की जा सकती है, तो उस पर वर्क करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी मतलब रियलिस्टिक, जैसे आपने बोला रेमेडीज हैं। तो हाँ, कुछ जैसे धार्मिक स्थान है हमारे, तो वहाँ हरिद्वार में गंगा स्नान है, तो वो करवाएं। उससे बहुत शांति मिलती है माइंड को। अगर आपको लगता है बच्चा हाइपर सेंसिटिव है, एक्टिव है, तो आप महीने में एक बार हरिद्वार जाके या गंगा जी में स्नान करवा के बहुत ही फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। अगर आपको, हाँ, मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। अच्छा, तो एक और चीज, हाँ जी, जैसे बोलते हैं मून के लिए चंद्र के लिए सफेद कपड़े, ऐसा कुछ यस है? यस यस डेफिनेटली। तो जैसे आपको लगता है कि एग्रेसिवनेस ज़्यादा है मान लो बच्चे में, तो रेड कलर का कम से कम यूज़ करें। अच्छा। तो रेड कलर उसको और अग्रेसिवनेस की तरफ लेके जाएगा। तो लाइट कलर क्लोथ्स हो गए जैसे आपके, तो आपका वर्क एनवायरनमेंट हो गया जिसमें लाइट शेड्स या पेस्टल शेड्स आप यूज़ करें, तो उससे अगेन आपने जैसे बोला कि घर का एनवायरनमेंट, तो घर की जो आप बोल सकते हैं जैसे कर्टन्स हो गए, फर्नीचर हो गया, जहाँ बच्चा पढ़ रहा है उसका स्टडी टेबल हो गया, तो वहाँ पे आप लाइट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा शार्प चीज़ें मत रखें वहाँ पे। तो अगेन वो पॉइंटेड चीज़ें रहेंगी, तो अगेन कहीं ना कहीं ध्यान उस तरफ चला जाता है। तो कोई ऐसा कोई पाठ करना चाहिए बच्चों को, या ऐसा कोई मंत्र जिससे मून उनका स्ट्रांग हो स्ट्रांग होए? तो ओम नमः शिवाय तो है ही है, वो जाप 108 बार, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं आप 108 टाइम्स डेली। तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर चैंटिंग, जब बच्चा चैंटिंग करने के कैपेबल हो जाए, तो महामृत्युंजय मंत्र से बढ़िया कोई भी वो नहीं है। जैसे शिवरात्रि आती है, तो उस दिन डेफिनेटली आप मंदिर में जाए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, या शिवलिंग के पास बैठ के आप मेडिटेट कर सकते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करने से, तो वो भी, पर करना धीरे धीरे। हम क्या करते हैं, हमने सोचा होता है कि 108 विद इन 10 मिनट्स करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आराम से टाइम लेके आप चाहे 11 टाइम्स करो, बट धीरे धीरे करो। क्योंकि इट्स लाइक फूड, फूड भी हम खाते हैं कई बार। अच्छा, तो इससे एक मैं और कनेक्ट करूँगा कि अगर आपका बच्चा तेज़ी से खाना खा रहा है ज़्यादा, तो अगेन वो कहीं ना कहीं इंडिकेटर है कि वो हाइपर सेंसिटिव हुआ होगा। अच्छा। क्योंकि अभी बात आई, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं खाना धीरे खाओ, च्यू करके खाओ, तो वो एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाएगी। तो उसके माइंड को सिग्नल जाएंगे कि आराम से करना है कोई भी काम। इसलिए मंत्र चैंटिंग भी इज लाइक फूड फॉर आवर सोल। तो अगर आप बैठ के वहाँ बात कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, आप 11 टाइम्स ही करो, लेकिन आराम से करो, तो डेफिनेटली जो आपका इमोशनल लेवल है वो हायर लेवल पे चला जाएगा, बैलेंस जो है वो हायर लेवल पे। जी। और अब जैसे हम बात करते हैं सर सैटर्न की, राइट, जो आपने अभी बोला कि वो स्लो करा सकता है काम, डिप्रेशन भी दे सकता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए रूटीन सबसे इम्पोर्टेंट है। सैटर्न क्या बोलता है कि आप ऑनेस्ट रहो, आप इंटीग्रिटी आप में होनी चाहिए, डिसिप्लिन रहो। तो अगर आपका एक अच्छा डिसिप्लिन है, मैं ये नहीं बोलूँगा एक दिन में रूटीन बन जाएगी या 2 दिन में बन जाएगी, लेकिन आप एक रूटीन से स्टार्ट करो कोई भी, तो उससे उसको बच्चे को भी लगेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ फॉलो करनी है, इस टाइम पे मुझे सोना है। अब इसमें सोने का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम रात को लेट सोते हैं 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे, तो अगेन मून के साथ हम अलाइंड नहीं है। तो वहाँ पे भी मून की एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है हमारी बॉडी में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्लीपिंग टाइम। अगर स्लीपिंग टाइम मतलब 9 o'clock, या वो आप एक सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो वो स्लीपिंग टाइम में सेट कर देते हैं, तो आपकी जो एनर्जीज हैं अंदर, इमोशनल एनर्जीज हैं, उसको रेस्ट मिल जाता है, ब्रेन को रेस्ट मिलता है। तो उससे आपके मेंटल बैलेंस जो है और बढ़िया हो जाता है। तो ये एक रूटीन फॉलो करो। तो सैटर्न के लिए सर बहुत लोग बोलते हैं जैसे
शनिवार को काली चीजों का दान कर दो या राइट राइट। कुछ पहन लो, तो ऐसा कुछ बच्चों को करना चाहिए? बच्चे, देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये सही नहीं है, बट ये तो होगी हम मंदिर में जा रहे हैं, टेंपल में जा रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम बच्चा स्पेंड करता है घर में या अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि आपने उसको कैसे डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, आप उसकी रूटीन कैसे बना रहे हैं। तो ये एक रूटीन का पार्ट हो सकता है कि सैटरडे को हमने वहाँ जाना है या डील करना है जी। और शनि मंत्र उच्चारण करना है अगेन। अच्छा। तो वो हेल्प करता है, डेफिनेटली हेल्प करता है। लेकिन घर में आप कैसे रूटीन फॉलो करते हैं, डाइट कैसी लेते हैं आप लोग, तो ऐसे बच्चों के जो सैटर्न से प्रभावित हैं बच्चे, तो कोल्ड डाइट नहीं लेनी चाहिए उनको। अच्छा। ठंडी चीज़ें नहीं खाएं, बही हुई चीज़ें ना खाएं। जैसे रात का फूड है वो दिन में जो फ्रिज में रखा जी हुआ है, जी। तो वो उनको उनके जो डाइजेशन सिस्टम है उसको और वो स्लो कर देगा। वो पहले से स्लो है, जी। उसको और कर देगा। तो डाइट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, ताज़ा जो कहते हैं ताज़ा खाना जो है, फ्रेश फूड है, घर का फूड है, वो खाएं। तो इसमें चलो मैं एक रेमेडी आप बता देता हूँ, जी। डिस्कस कर ही रहे थे। तो सैटर्न अगर ज़्यादा इम्पैक्ट करता है तो क्या कर सकते हैं कि बुधवार वाले दिन चावल और दही फ्रेश बना के अच्छा। वो क्रोश को आपने डालना है। तो अच्छा। बच्चे के हाथ लगवा के आप उसको डाल सकते हैं। तो इससे सैटर्न की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो चलिए, वो चली जाएंगी। बहुत सिंपल रेमेडी है हाँ जी। ये। और जेमस्टोन्स जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, राइट। तो इमोशनल सपोर्ट भी करता है, जेमस्टोन करता है, वो एक वाइब्रेशन के ऊपर काम करता है। तो अगर जैसे हमने पर्ल की बात करी, या हम चांदी की बात कर सकते हैं कि अगर मून अगर वीक है, सो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको चांदी की चेन होगी वो पहना सकते हैं, पर्ल पहना सकते हैं। बट अल्टीमेटली फिर वही बात आ जाती है कि ये तभी काम करेंगे जब आपका एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होगा उसको काम करवाने के लिए। करेक्ट। और प्लस इनको चार्ज करना भी बहुत ज़रूरी है। जेमस्टोन्स जेमस्टोन्स को तो हम चार्ज नहीं करते हैं, जैसे हमने पहन लिया है तो, क्योंकि यस आप कितनी जगहों पे जा रहे हैं तो वो नेगेटिविटी ऑब्जर्व करते हैं जा जाके जहाँ पे इतनी जगहों पे। तो उनको भी महीने में एक बार आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा, उसका ऑरा क्लीन करना पड़ेगा, ताकि वो भी उसी तरीके से काम कर सके बिल्कुल न्यूली होके, और आपको वो जो वाइब्रेशंस आ रही हैं वो आपको बॉडी के साथ अंदर तो अब्जॉर्व करवा कैसे सके। चार्ज करना चाहिए? तो हर एक का अलग अलग है। जैसे पर्ल की बात करते हैं तो वो बड़ा सिंपल है। फुल मून नाइट वाले दिन आपने क्या करना है कि ट्रांसपेरेंट बाउल लेना पानी वाला, उसमें वो पर्ल रख देना, और जब फुल मून नाइट होती है तो आपने मे बी 30 to 40 मिनट्स के लिए वहाँ पे फुल मून नाइट में रख देना। अच्छा। तो वो उसकी वाइब्रेशंस ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद सुबह आप ओम नमः शिवाय का जाप करके या माँ मृत्युंजय करके तो आप वापस पहन सकते हैं। तो आप जब ये करेंगे ना, आपको डिफरेंस भी पता लगेगा जब आप इसको पहनेंगे कि हाँ, कि यू विल फील लाइटर। क्योंकि लोग जब जेमस्टोन्स पहनते हैं तो कितने सालों तक वो पहने रहते हैं, उतारते ही नहीं। उतारते ही नहीं है तो वो वर्क करना बंद कर नहीं, देते हैं। कई लोग तो बोलते हैं उतारना ही नहीं है, ऐसे भी होता है? नहीं, उसमें ये होता है कि नहीं, रात को जैसे सोने से पहले आप उतार सकते हैं, कोई उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। होती है। क्योंकि बेसिकली सन की एनर्जी से ये वर्क करते हैं। सन जो है वो लाइट देता है, तो उसकी जो वाइब्रेशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं और एक तरह से ये एक्टिवेट कर देती हैं उस चीज़ को। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि अपने हर वक्त पहनना, रात को सोने से पहले आप उतार सकते हैं। हाँ, कोई आप नेगेटिव जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे उतार सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑब्जॉर्व करेगा एनर्जी। और आपको उसको रेगुलरली क्लीन, ये कोई कम ही लोग बताते हैं कि उसको क्लीन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसका ऑरा क्लीन करना, तो आप मंथ में एक डेट रख लीजिए, दिन रख लीजिए। जैसे पन्ना है, अगर एमरल्ड की बात करें तो आप बुधवार वाले दिन उसको कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। और ये जैसे आप पर्ल की बात कर रहे हैं, वो मंडे वाले दिन करें? वो मंडे वाले दिन करिए, या फुल मून नाइट जिस दिन होती है तब कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। तो मानव जी, एक और चीज जी। जो हम बहुत देखते हैं बच्चों में, वो होता है कि बच्चों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। डेफिनेटली। उसकी रेमेडीज हैं कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चों का ऑरा जो ना वीक होता है, मैं अगर बच्चा छोटा उतना ही वीक होता है और उतना ही जल्दी उनको नज़र लग जाती है। जी। तो इसको मैं थोड़ा राहु से भी कनेक्ट कर देता हूँ कि राहु की एनर्जी अगर ज़्यादा है और ऊपर से नज़र भी लग गई तो ये मतलब मल्टीफोल्ड इफेक्ट्स लेके आ सकती है बच्चे पे। जैसे बच्चा कई बार रोना स्टार्ट कर देता है, छोटे बच्चे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी जगहों पे जाते हैं या वहाँ से वापस आते हैं तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, या उनके बिहेवियर में आप चेंजेस देखते हैं।
तो उसमें सबसे पहले क्या है कि आप उनको ना नमक जैसे आता है हमारा पाकिस्तानी नमक बोलते हैं उसको, या सी सॉल्ट बोल सकते हैं, वो लेके आप उसके सिर से आप घुमा सकते हैं। आपने मुट्ठी में ले लिया तो 7 टाइम्स उसके सिर पे घुमा के देन आप उसको फ्लश कर दीजिए। अच्छा, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करना है। अच्छा। एंटी क्लॉकवाइज करके आपने उसको फ्लश करना है। दूसरा ये है कि आप उसके बाद जैसे उसका कमरा है, बच्चे का कमरा है, तो उसको जितना क्लटर फ्री आप बना सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसको साफ सुथरा रखना है वहाँ पे। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जितने कम होंगे उतना बेटर रहेगा। लाइट कलर्स का वहाँ पे आप यूज़ करो जिससे कि उसको मेंटल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आप वो चीज़ कर सकते हैं। थर्ड आप कर सकते हैं कि जैसे अरोमा सेंट्स आते हैं काफ़ी बढ़िया आजकल, तो वो भी, या इंसेंस है जैसे अगरबत्ती है, तो वो उसके कमरे में आप एक बारी उसकी आप मतलब जलाकर उसको वहाँ पे रख सकते हैं, लाइटन अप करके वहाँ रख सकते हैं, जिससे कि अगेन वो काफ़ी सूदिंग रहते हैं, तो उनकी जो ऑरा है वो और ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो उनका ऑरा है वो आप क्लीन कर सकते हैं। और मंत्र चैंटिंग भी है, अगेन ओम नमः शिवाय ही मैं बोलूँगा, क्योंकि मून पे इसका असर पड़ता है। तो वो बच्चे के पास बैठ के या बच्चे से ही आप चैंट कराएं। अगर छोटा बच्चा है तो उसके पास बैठ के आप कर सकते हैं, और अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसको एक आप डेली का आप उसका रिचुअल बना सकते हैं कि वो वहाँ पे घर में ही बैठ के उसके साथ यू कैन डू चैंटिंग आराम आराम से, या ओम की ध्वनि है वो उसके कमरे में आप लगा सकते हैं। तो उससे क्या है कि उसका जो ऑरा है वो अपने आप ही क्लीन हो जाएगा। या जैसे नहाने से पहले आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा गंगा जल डाल के वो उसको उससे नहलाएं, मतलब बाल्टी में गंगा जल, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ गंगा जल डाल दिया आपने, तो उससे करना स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, तो सर एक और चीज़, जैसे अगर बच्चे की पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, राइट, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कोई रेमेडी है? हाँ डेफिनेटली, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ना सरस्वती मंत्र आता है। अच्छा। तो सरस्वती का जो मंत्र है वो मैं उसमें अपने डाल दूंगा, क्या बोलते हैं, इंस्टा पेज पे, तो आप वहाँ से फॉलो कर देख पिकअप कर सकते हैं। तो वो आप उसको चैंट करवाना स्टार्ट करें, या अगर वो चैंट नहीं कर सकता है तो आप उसमें ब्लूटूथ में लगा के दूर से, या आप खुद चैंट कर दीजिए उसके लिए। अच्छा। पेरेंट जो है उसके साथ बैठ के चैंट कर दे तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेकंड, इस पर मैं ये भी बोलूँगा, स्टडी टेबल जो है, स्टडी टेबल में आप थोड़ा सा ग्रीन का ज़्यादा यूज़ करें। अच्छा। वहाँ पे लाइट ग्रीन जो पेस्टल जो है वो करें, क्लटर फ्री रखें स्टडी टेबल को। स्टडी टेबल कई बार क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारी बुक्स हम रख देते हैं, राइट। इकट्ठी, वो नहीं रखनी है, क्योंकि वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जीज वहाँ पे हो जाती हैं। तो अगेन बच्चे की डिस्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मल्टीपल एनर्जीज आर देयर, बुक्स डिफरेंट है वहाँ पे। तो जो आपने बुक उसने पढ़नी है बच्चे ने, या सब्जेक्ट है, तो वही वहीं पे रखें। और अगर वो ज़्यादा एयरी हो, वेंटिलेशन अच्छी हो उसके कमरे में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, रेमेडी के साथ साथ जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी हेल्प करता है बच्चे को कंसंट्रेशन बढ़ाने में। कोई अच्छी कोट है वो उसके बिल्कुल सामने आप रख सकते हैं, इंस्पिरेशनल कोट होगी, पॉजिटिव कोट होगी, तो बार बार वो पढ़ेगा तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जाएगी। करेक्ट। तो वो और अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करवाएगा। राइट। और सर हेल्थ डिटोरिएट होती है बच्चों की बहुत, उसको कैसे ठीक? तो वो उसमें हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है, तो जैसे स्पाइसी फूड हो गया, ये फास्ट फूड हो गया, ये सारी चीज़ें कम करके रूटीन में वॉकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। विद मदर अगर साथ में जाए तो इमोशनल बॉन्डिंग भी बढ़ेगी, राइट। और मेंटली जितना वो स्ट्रांग होगा तो फिजिकली उतना ही ज़्यादा मतलब वो और स्ट्रांग हो जाएंगे। राइट। तो डेली आप एक रूटीन बना सकते हैं कि डेली वॉक करनी है। जैसे पार्क है, तो कई बार आजकल पार्क नहीं मिलते हैं हमें, तो यस आप कोई ऐसी जगह देख सकते हैं जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा हो। तो मे बी आप डेली नहीं जा सकते, आप वीकली वहाँ बच्चे को लेके जा सकते हैं, संडेज को लेके जा सकते हैं, तो दे कैन स्पेंड द टाइम इन नेचर। या पानी वाली जहाँ पानी है या लेक्स हैं वहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली जितना आप नेचर से कनेक्ट कराएंगे या मिट्टी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवाएंगे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बच्चे को जैसे पौधा लगाने की हम बात कर रहे हैं तो उसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो उनको ना ग्राउंडिंग एनर्जी देती है। तो माइंड तो हमारा अपर रिलीम में रहता है, बट उसको ग्राउंड करने के लिए हमें ग्राउंडिंग एक्टिविटीज़ करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे पौधे लगाने हो गए, सीड्स
से मतलब कनेक्टिविटी करें कि ये सीड है इस तरह से, तो डेफिनेटली उनका फिर जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि पहले के टाइम में तो बच्चे तो बाहर ही खेलते भारी थे, खेल अब मिट्टी तो में ही बच्चे खेलते थे, हाँ तो स्पेसिफिकली बोलते थे कि मिट्टी में ही खिलाओ। करेक्ट तो अभी नहीं खेल पाते, तो वो ग्राउंडिंग एनर्जी कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो बिल्कुल जिसकी वजह से वो फिर उनका जो मेंटल हेल्थ है उस पर इम्पैक्ट पड़ता इम्पैक्ट पड़ता है। तो सर एक और प्लैनेट रह गया हमारा है। मार्स, जिसका मार्स अफेक्टेड है, उसको क्या करना चाहिए? तो उसको सबसे पहले एक तो हाइड्रेटेड रहना चाहिए, अच्छा मतलब जैसे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि कितने ग्लासेस ऑफ वाटर पीने हैं बेसिस ऑन द वेट ऑफ द पर्सन, राइट सो 3 या 4 ग्लासेस तो डेली पीने ही चाहिए, ठीक है, उससे थोड़ा माइंड शांत रहता है। सेकंड, सैंडलवुड की जो पेस्ट आती है वो आप उसके माथे पे लगाना स्टार्ट करिए सुबह, अच्छा उससे भी माइंड को काफ़ी रिलीफ मिलेगा, शांति मिलेगी। थर्ड है, उनको फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व करें, स्पोर्ट्स में करें, जैसे बैडमिंटन हो गया, बॉक्सिंग हो गया, रनिंग हो गया, राइट तो इस ऐसी एक्टिविटीज़ में अगर करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और ट्यूसडे वाले दिन उनसे आप कुछ मीठा चीज़ दान करवा सकते हैं, अच्छा तो हनुमान टेम्पल में जाके हनुमान चालीसा वो पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़नी वो आराम से ही है। अगर फास्ट करेंगे तो उनकी अग्रेसिवनेस और बढ़ जाएगी, ओके तो आपको बड़े ही इत्मीनान से पेशेंसली बैठ के एक टाइम पे बैठ के आप वो फोकस करके चैंट करें, तो इससे उनकी जो मार्स की एनर्जी है वो भी शांत हो राइट। जाएगी। तो सर ये तो बहुत अच्छी और सिंपल सिंपल रेमेडी आपने हमें डेफिनेटली बताई हैं, एंड आई एम एक्चुअली श्योर ये पेरेंट्स को भी करने में या बच्चों से करवाने में कोई प्रॉब्लम इजी नहीं होगी, इजी बहुत रहेगी इजी है। सो बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन स्पॉटलाइट, और आपने आज ऐसे सेंसिटिव इशू पे हमसे बात डिस्कस करी किया और समझाया है। मेरे को लगता है कि मैक्सिमम रोल जो है वो एज अ पेरेंट पेरेंट्स का, यस सबसे पेरेंट्स का ज़्यादा है उन्हीं का डेफिनेटली। होता है कि बच्चों को कैसे आप नर्चर करके, और अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं ऐसी, उनको ठीक आपने कर बस उनका ना इमोशनल ब्लूप्रिंट समझना है कि मेरा बिल्कुल बच्चा इमोशनली कैसा है, इमोशनली सेंसिटिव है, जी इमोशनली एग्रेसिव है, जी तो उसके बेसिस पे आपने सिंपल सिंपल स्टेप्स लेने हैं जो हमने डिटेल में डिस्कस करे हैं। करेक्ट और विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली यू विल सी पॉजिटिव चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ योर चाइल्ड। राइट। एंड बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से उनकी कुंडली ज़रूर कुंडली जरूर दिखवाएं, कराएं, या डेफिनेटली जिससे चेक आपको कराओ पता चल सके कि वो बच्चा किस तरह का है, उसका बिहेवियर बिहेवियर कैसा है, कैसा उसका रहेगा, नेचर कैसा इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, है। करेक्ट अग्रेसिव है, सेंसिटिव है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर थैंक कमिंग, यू एंड थैंक यू। अगर आपको सर से कांटेक्ट करना है तो इनकी जो डिटेल्स है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। दैट्स इट, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।